हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 3, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरुक कोरुक कोरुक, हितभुक मितभुक ऋतभुक। सुभाषित अर्थात कौन निरोगी है? कौन निरोगी है? कौन निरोगी है? वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। तो बच्चों, आपको अर्थ समझ में आया? यहाँ 3 बार पूछा गया है कि कौन निरोगी है, यानी कि किसके अंदर रोग यानी बीमारी नहीं है। और ये बताया गया है कि वही व्यक्ति स्वस्थ है यानी कि निरोगी है जो समय स्थान अनुकूल पौष्टिक और उचित आहार लेता है। वही निरोगी है, यानी कि उसमें कोई रोग नहीं है, वह स्वस्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार अन्नेन जातानि जीवंती। ये देखिए, ये मेदू और मिष्टी हैं। ये विद्यालय का नोटिस बोर्ड है, इस पे आज का विचार लिखा हुआ है, अन्नेन जातानि जीवंती। ये इसे पढ़ रहे हैं। पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करें। 3.1 हम क्या खाते हैं? क्रियाकलाप 3.1 आइए अंकित करें। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। बच्चों, आहार मतलब जो खाना हम खाते हैं वह आहार है। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये तालिका है 3.1 सप्ताह में खाए जाने वाले पदार्थ, यानी कि सोमवार को आपने क्या खाया आपको यहाँ लिखना है, मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इसी तरह रविवार को पूरे सप्ताह आपने क्या क्या खाया ये आपको यहाँ पर लिखना है। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग-अलग समय पर आपकी पसंद अलग-अलग होती है? अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढें। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? 3.1.1 विभिन्न क्षेत्रों के आहार। क्रियाकलाप 3.2 आइए खोज करें। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अगर लिखित हैं। आइए बच्चों, उन उदाहरणों को देखें। भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ इस तालिका में पहले राज्य हैं। स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं। खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं और पेय यानी पीने वाले पदार्थ हैं। पहले राज्य हम लेते हैं पंजाब। फसलें कौन सी उगती हैं? मक्का, गेहूं, चना, दालें। और पारंपरिक खाद्य पदार्थ है मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और पीने के लिए पेय हैं लस्सी, छाछ, दूध, चाय। अरे वाह! सुन के मुंह में पानी आया ना बच्चों। चलिए अब अगले राज्य का देखते हैं। कर्नाटक राज्य है और फसलें यहाँ उगती हैं चावल, रागी, उड़द, नारियल। और खाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ में इडली, डोसा, सांबर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे, पालिया, रसम, चावल।
पेय में है छाछ, कॉफी और चाय। अब चलते हैं अगले राज्य में, मणिपुर। और यहाँ की फसलें हैं चावल, बांस, सोयाबीन। और पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं चावल, इरोम्बा यानी चटनी, उती, पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है ये, सिग्जू, कांगसुई। और यहाँ का पेय है बिना दूध की चाय। अन्य, अब बच्चों यहाँ पे आपको एक राज्य का नाम लिखना है और वहाँ उगने वाली फसल, खाद्य पदार्थ जो वहाँ के पारंपरिक हो वो लिखने हैं और पेय यहाँ पे आपको लिखना है। आपको उदाहरण 3 दिए जा चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। 3.1.2 समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां कैसे परिवर्तित हुई हैं? आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियां यानी कि भोजन बनाने के तरीके एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियां परिवर्तित हो गई हैं? क्रियाकलाप 3.3, आइए पारस्परिक चर्चा करें। अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं। किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियां किस प्रकार परिवर्तित हो गई हैं? खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं? तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार लें। बच्चों, साक्षात्कार यानी उनका इंटरव्यू लें, उनसे बातचीत करें। आप यहाँ चित्र में देख ही रहे होंगे कि पहले के समय में पारंपरिक चूल्हा, ये देखिए इस तरह चूल्हे पे खाना बनाया जाता था। किंतु समय के साथ साथ विकास हुआ। आधुनिक समय में आज आधुनिक गैस चूल्हा, इस गैस चूल्हे का उपयोग किया जा रहा है। किस तरह पहले और यहाँ तक कि अभी भी कुछ घरों में सिलबट्टा उपयोग किया जाता है किसी भी सामान को, खाने पीने की सामग्री को पीसने के लिए। लेकिन समय के साथ साथ आधुनिक युग में आज इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गया है, जिसमें कि कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में सामग्री पिस जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा किए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियां, जिन्हें पाक पद्धतियां भी कहते हैं। बच्चों, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। पाक पद्धतियां भोजन बनाने की विधियां होती हैं, समय के साथ साथ परिवर्तित हो गई हैं। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था, जैसा कि आपने चित्र 3.1 का में देखा। अब भोजन पकाने के लिए आधुनिक लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं, जो कि आपने चित्र 3.1 खा में देखा। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था, जो कि आपने चित्र 3.1 गा में देखा। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, विद्युत चालित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं, जिसे आपने चित्र 3.1 घ में देखा। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। 3.2 भोजन के घटक क्या हैं? मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार, स्वस्थ
जीवन। स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, ईट हेल्दी लीव हेल्दी। अब देखिए यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, एक है राजस्थानी आहार, गुजराती आहार, असमिया आहार। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती हैं कि स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रह रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल और मक्का, साग भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब देखिए चित्र 3.2 कुछ आहार कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार। ये देखिए, ये क्या है? गन्ना, ये है आलू, ये है शकरकंद, ये केला, अनानास, आम, ये है मक्का, ये बाजरा, ये है चावल, ये गेहूं और ये कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार है। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपके विचार में सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? बच्चों, इस प्रकार के लड्डू आपने सर्दियों में खाए ही होंगे। अब देखिए ये बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे वसा कहते हैं। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। चित्र 3.3 मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के अच्छे स्रोत हैं। बच्चों, ये वसा के स्रोत हैं जैसे कि बादाम, ये रहा बादाम, दही, दूध, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, नारियल तेल, घी, मक्खन, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, काजू, ये कुछ वसा समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से उन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। बच्चों, ये आप देख रहे हैं, यह है ध्रुवीय भालू, यानी बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाने वाला भालू। इसका रंग सफेद होता है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। ये उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। बच्चों, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये भालू शीत निद्रा में सो जाते हैं, यानी सो जाते हैं काफ़ी समय के लिए, जिससे कि शीत निष्क्रियता कहते हैं। उस समय ये भोजन नहीं करते हैं। इनके शरीर में जो वसा होती है वही वसा इन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। चित्र 3.4 का प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस है। चित्र 3.4 ख में है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो बच्चों, ये देखिए पादप स्रोत यानी जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन जिसमें है अरहर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग।
उसके बाद जंतु के स्रोत क्या हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है? दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस यानी मुर्गे का मांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाता है। बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? इनमें से आप बताइए। चलिए और भी जानें। क्या आपने कभी छत्रक यानी मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पे उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। बच्चों, आपने मशरूम खाया ही होगा कुछ बच्चों ने। ये भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। आपको क्या लगता है, हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। अध्ययन 1। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया, वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। तो बच्चों, समझ में आया कि ये जिनके मसूड़ों से खून आता है, रक्तस्राव होता है, ये या सूजन हो जाती है, स्कर्वी रोग है, जो कि खट्टा यानी कि नींबू जैसे संतरे इत्यादि में जो मिलता है, ना करने से हुआ। अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी कमी के कारण होता है। बच्चों, विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं अध्ययन 2। अध्ययन 2। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। ये लक्षण इस क्षेत्र में मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंगा नामक रोग का लक्षण है। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने समाचार पत्रों, विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं और भी जाने में। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीनों तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? क्रियाकलाप 3.4। आइए सर्वेक्षण करें। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सहसंबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं इस तालिका में भोजन के घटक विटामिन या खनिज। विटामिन ए है यहाँ पे। कार्य क्या है विटामिन ए का? आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखना। अब इसके स्रोत यानी किसमें मिलता है विटामिन ए? पपीता, गाजर, आम, दूध। अभावजन्य रोग या विकार।
अगर विटामिन ए की कमी हो तो दृष्टि का ह्रास या क्षति होती है। अब इसके लक्षण क्या हैं? दुर्बल दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, रतौंधी, कभी-कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना। चलिए अगला देखते हैं विटामिन बी 1। हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थों में ये पाया जाता है। अब इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण है सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। अगला आइए विटामिन सी। ये शरीर को रोगों से बचाता है। स्रोत क्या है? आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू हैं। कमी से इसमें स्कर्वी हो जाती है। क्या होता है इसमें? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अब पढ़िए विटामिन डी के बारे में। अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में ये सहायक है। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। बच्चों, जो सुबह सूर्य की जो रोशनी होती है उसी में हमारा शरीर विटामिन डी का शरीर के अंदर निर्माण करता है। फिर है दूध में मिलता है ये, मक्खन, मछली, अंडे में। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अस्थियों का मुलायम होना, मुड़ जाना इसके लक्षण हैं। अगला है कैल्शियम। हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। दूध, सोया दूध, दही, चीज, पनीर में पाया जाता है। अस्थि और दंत क्षय होता है इससे। इसकी लक्षण है दुर्बल अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन शरीर और मानसिक क्रियाओं में सहायक है। आयोडीन युक्त नमक सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल में पाया जाता है। कमी से इसके घेंघा यानी गोइटर नामक रोग होता है। लक्षण है गर्दन के अग्रभाग में सूजन। आयरन यानी लोह तत्व रक्त का महत्वपूर्ण घटक है ये हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार में पाया जाता है। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया इंग्लिश में और हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं। दुर्बलता होती है इसमें, कमजोरी लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। ये इसके लक्षण हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ तक इस अध्याय को पढ़ लिया है। आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।